हेलो एवरीवन, नमस्ते। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन हमारा, जिसमें हम करने वाले हैं मध्य प्रदेश के जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड जो हमारे कुछ और जो फैक्ट्स वगैरह होंगे वो भी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। इस सेशन में मैंने कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के इस सेशन में आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन लास्ट में मिलेंगे, इसलिए इसको आपको लास्ट तक देखना है। और स्टार्टिंग में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस इनका रिलेशन अभी पिछले कुछ समय से न्यूज में रहा है ना, तो ये सेशन जो है इसलिए आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या है। पहला क्वेश्चन जो है इसको मैं आपको डायरेक्टली भी बताता हूं, ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि जनरली इसका आंसर जो है स्टूडेंट्स गलत बताते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है झाबुआ पावर प्लांट लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, है ना। झाबुआ विद्युत संयंत्र जो है ये किस जिले में है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो पहले ही नंबर पर आपको ऑप्शन मिलने वाला है झाबुआ, और ये फैक्ट है कि ऐसा ही मिलेगा सीधा। पर बात करते हैं झाबुआ विद्युत संयंत्र जो है ये झाबुआ में नहीं है, पहली चीज। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर झाबुआ नहीं है, इसलिए इसका ए आंसर तो नहीं होगा। अलीराजपुर, अब आपके दिमाग में अगर कोई ये दिमाग लगाता कि यार इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाना चाहिए कि झाबुआ संयंत्र जो है वो झाबुआ में, तो दिमाग लगाएगा अलीराजपुर पे। वो ये सोचेगा कि 2008 में झाबुआ से अलीराजपुर अलग हुआ, तो पॉसिबिलिटी है कि झाबुआ का नाम संयंत्र का, जो आपका ये विद्युत संयंत्र है, पावर प्लांट है, इसका नाम चेंज नहीं किया गया हो और झाबुआ संयंत्र अब आज की डेट में आपको अलीराजपुर में मिलता हो। तो कोई स्टूडेंट थोड़ा अगर दिमाग लगाएगा अंदर तो वो ये आंसर कर सकता है कि इसका आंसर अलीराजपुर, लेकिन ये आंसर भी गलत है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है झाबुआ विद्युत संयंत्र का वो है सिवनी। सिवनी डिस्ट्रिक्ट में स्टेब्लिश्ड है झाबुआ पावर प्लांट। ठीक है, यहां से याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है सिवनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जिस नाम से ये दिया हुआ है उस नाम का इसका कोई लेने देना है नहीं यहाँ पर, राइट। तो एक पॉइंट आप यहां से ये याद रखें। दूसरा, आप इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि हमने ये क्वेश्चन इसीलिए नहीं लिया था केवल कि कंफ्यूज करता है। इस क्वेश्चन को इसलिए भी लिया था कि ये कुछ समय पहले से न्यूज में चल रहा है। क्यों न्यूज में चल रहा है? क्योंकि जो एनटीपीसी है ना, एनटीपीसी झाबुआ पावर प्लांट को अक्वायर करने की बात कर रहा है, और कुछ न्यूज़पेपर तो बोल रहे हैं कि उसने अक्वायर कर लिया है। ठीक है, तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि एनटीपीसी इसको अक्वायर करने की बात कर रहा है, इसलिए न्यूज में है। ठीक है, तो एक चीज ये इंपॉर्टेंट हो गई। और इससे रिलेटेड फैक्ट में आप एक पॉइंट और याद रख सकते हैं कि झाबुआ थर्मल पावर प्लांट जो है ये, या थर्मल पावर प्लांट जो है आपका, ये कितनी कैपेसिटी का है। तो एक बात याद रखना है यहां से कि ये 600 मेगावाट कैपेसिटी का है। लोकेटेड कहां है? सिवनी डिस्ट्रिक्ट में। लोकेटेड कहां है ये? सिवनी डिस्ट्रिक्ट में। कैपेसिटी कितनी है? 600 मेगावाट। एक्विजिशन की बात चल रही है, अक्वायर कौन करेगा इसको? तो एनटीपीसी। और कुछ जगह न्यूज चल रही है कि अक्वायर कर लिया गया है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड। अब ये वाले क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो यहां पर मैंने आपको डायरेक्टली विदाउट क्वेश्चन सीधा आपसे लिखा है, पूछा गया है मेजडी कॉलम। ठीक है, आप जानते हैं कि पीएचडी जब क्वेश्चन देता है तो अपने 50 क्वेश्चन के लॉट में वो 3 से 4 क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देता है जो मेजडी कॉलम पे बेस्ड होते हैं। ये मेजडी कॉलम हो सकता है बुक्स से रिलेटेड हो सकता है करंट की कोई फैक्टर से फैक्ट से रिलेटेड हो, या हो सकता है कोई स्टैटिक वाला पार्ट जो है उससे रिलेटेड। ठीक, अब हम यहां पर जो बात कर रहे हैं, यहां पर मैंने आपके लिए जो स्पेसिफिक इन क्वेश्चंस को डिजाइन किया है वो बॉटनिकल नेम के बेस पे डिजाइन किया है। मध्य प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं जिनका बॉटनिकल नेम, या ये कहें इनडायरेक्टली कि साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए, तो वो यहां पर मैंने नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चंस में इंक्लूड करने की पूरी कोशिश की है। तो अपन देखते हैं ये क्या चीजें हैं, कौन कौन सी याद रखना है। देखिए, अब जैसे पहले मैं आपको बता देता हूं, सोयाबीन है। अब सोयाबीन मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा होता है, पूरे इंडिया का सबसे ज्यादा सोयाबीन हम प्रोड्यूस करते हैं। फिर वीट लिया हुआ है। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में कौन सी फसल सबसे ज्यादा होती है? तो गेहूं की खेती सबसे ज्यादा होती है। मतलब जो प्रोडक्शन वाइज अगर अपन देखें तो मध्य प्रदेश में गेहूं का प्रोडक्शन सर्वाधिक होता है। फिर यहाँ पर साल लिखा है। आपको यह भी पता है कि मध्य प्रदेश जो है वो 4.25% जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो साल के ट्री हैं। मध्य प्रदेश में काफी बड़ा एरिया होता है फॉरेस्ट का। फिर उसके बाद आंवला है, ये आपका एक मेडिसिनल प्लांट है, औषधीय पौधा, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पर जितने भी नाम लेने की कोशिश की है वो सभी नाम कहीं ना कहीं आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट भी है। और दूसरा, आपसे पेपर में ये ऐसा मेज्ड कॉलम ना देकर वो सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकता है। आपको बोल देगा व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ वीट, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बताइए इनमें से कौन सा है। ठीक है, तब आपको बताना पड़ेगा कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। अब अपन यहां पर अभी बात करें तो सोयाबीन का अगर आपसे कोई पूछे कि सोयाबीन का करेक्ट आंसर, तो मैं डायरेक्टली मेज दी कॉलम कर रहा हूं। यहां पर आप देखेंगे आपको राइट साइड में एक दिख रहा है ग्लाइसिन मैक्स।
ग्लाइसिन मैक्स जो है ये सोयाबीन का बॉटनिकल नेम है, पहला पॉइंट करेक्ट। चलिए यहां से याद रखना कि सोयाबीन को हम ग्लाइसिन मैक्स कहते हैं। फिर अपने पास है वीट। वीट को बोला जाता है, वीट का जो बॉटनिकल नेम है वो है ट्रिटिकम ऑस्टिमम। इसका बॉटनिकल नेम क्या है? ट्रिटिकम ऑस्टिमम। वीट का बॉटनिकल नेम याद रखेंगे, ट्रिटिकल ऑस्टिमम है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपने पास है साल। साल के बारे में जब आप फॉरेस्ट पढ़ते हैं तब आपको फॉरेस्ट में बताया जाता है कि व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ साल। तो साल का जो साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम जो है वो है शोरिया रोबस्टा। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? शोरिया रोबस्टा बोला जाता है। देन अपने पास लास्ट ऑप्शन बचा है, जो आंवला है। आंवला के लिए याद रखना फिलेंथस एम्ब्लिका बोला जाता है, इसको फिलेंथस एम्ब्लिका बोलते हैं। तो ये भी आपके पास याद हो जाएगा आपको, फिलेंथस एम्ब्लिका। इस तरीके से आपको ये चारों पॉइंट यहां पे याद रखना है। चारों के बॉटनिकल नेम इंपॉर्टेंट है। सोयाबीन को ग्लाइसिन मैक्स कहते हैं, वीट को ट्रिटिकम ऑस्टिमम कहते हैं, साल को अपन शोरिया रोबस्टा कहते हैं, आंवला को अपन फिलेंथस एम्ब्लिका कहते हैं, राइट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला क्या है क्वेश्चन। अगेन सेम बॉटनिकल नेम पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसको क्लिक करते हैं। देखिए यहां पर आपको लाख पूछा गया है। मध्य प्रदेश में लाख होता है अच्छा खासा। ईस्टर्न मध्य प्रदेश देखेंगे वहां कुछ ज्यादा लाख मिलेगा। बेम्बू ट्री मध्य प्रदेश का फेमस है, बहुत ज्यादा बेम्बू होता है। सिल्क का प्रोडक्शन होता है। व्हाइट लिली की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो अपना स्टेट फ्लावर है वो आपका व्हाइट लिली है। तो ये आपके पास फिर से अगेन ये चार क्वेश्चन है। आपको राइट साइड में ये कॉलम नंबर बी जो दिख रहा है इसमें आपको मेज डी कॉलम करना है। इसको समझते हैं। तो लाख की अगर अपन बात करें यहां पर, तो लाख को बोला जाता है, समझिएगा, है ना, लूसीफर लक्का या लेसिफर लक्का। लाख का जो साइंटिफिक नेम है वो लेसिफर लक्का है। बेम्बू की बात करें तो वो है बेम्बूसा वल्गेरिस। देखो दिख रहा है बेम्बूसा, दिख रहा है ना, बेम्बू, बेम्बूसा वल्गेरिस जो नाम है ये किसका है? बेम्बू का बॉटनिकल नेम। सिल्क की बात करें तो ये बॉम्बिक्स बेरी, ये मोरी, बॉम्बिक्स मोरी जो है ये सिल्क का साइंटिफिक नेम है। और व्हाइट लिली आप प्रीवियस वीडियो से देख चुके हैं ऑलरेडी, मैंने व्हाइट लिली का साइंटिफिक नेम बताया हुआ है, वो लिलियम कैंडिडम है। तो इसका मेज डी कॉलम जब आप करेंगे तो आपके पास लाख का जो आएगा वो आएगा लेसिफर लक्का, पहला पॉइंट। अगेन फिर दूसरा आप देखेंगे यहां पर आपके पास क्या है, बेम्बू का ये आ जाएगा आपका बेम्बूसा वल्गेरिस। देन अपन बात करें यहां पर अपने पास नेक्स्ट है सिल्क। सिल्क को आप बॉम्बिक्स मोरी कहेंगे, ये हो जाएगा आपका। और लास्ट आपका जो बचा है वो मैच कर दीजिए, व्हाइट लिली जो है ये लीलियम कैंडिडम कहलाता है। व्हाइट लिली को आप क्या कहते हैं? लीलियम कैंडिडम। तो इस तरीके से आप ये याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगेन आपके पास फिर से बॉटनिकल नेम पे बेस्ड है। इनमें आपके पास खेर लिया हुआ, खेर ट्री आप जानते हैं बहुत अच्छे से, महुआ लिया है, हर्रा है और टीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके ट्रीज जो है ये मध्य प्रदेश में बहुत फेमस ट्रीज हैं। जैसे अगर अपन बात करें यहां पर कि हमारा जो खेर ट्री है, खेर ट्री का जो नाम होता है साइंटिफिक नेम वो है एकेसिया कैटेचू। ठीक है, एकेसिया कैटेचू बोलते हैं इसको, ये खेर ट्री हो जाएगा आपका। देन बात करें अपन महुआ की तो ये है मधु का लॉन्जिफोलिया, इसको बोलते हैं मधु का लॉन्जिफोलिया। क्लियर। हर्रा की अगर अपन बात करें तो इसमें आपको हर्रा दिखेगा, ये दिख रहा है आपका टर्मिनिया चेबुला। ठीक है, टर्मिनिया चेबुला। और आपका टीक जो है इसका हो जाएगा टेक्टोना ग्रैंडिस। टीक मतलब यहां पर होता है सागौन। ठीक है, तो आपके पास चार हो जाएंगे। खेर का आप याद रखना एकेसिया कैटेचू है, महुआ का आप मधु का लॉन्जिफोलिया बोलेंगे, हर्रा का आपका टर्मिनेलिया चेबुला हो जाएगा और टीक का जो होगा वो टेक्टोना ग्रैंडिस। तो ये आप मेज डी कॉलम में करेंगे, इनको मैच करेंगे तो खेर का आप बना देंगे एकेसिया पर, है ना। देन आप करेंगे अगला आपका महुआ का आप याद रखना मेधुका लॉन्जिफेलिया होता है इसका, लॉन्जिफोलिया। देन आपके पास हर्रा का बिल्कुल स्ट्रेट मिल गया है आपको ये। और लास्ट आपका है ये है टीक, टीक को आप बोलते हैं टेक्टोना ग्रैंडिस। तो ये आपके चारों जो नाम है ये और याद रखना है, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, बताइएगा इसका। लिखा है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया की बात कर रहा है ना। मतलब मध्य प्रदेश में जो आप कैटेगरी बनाते हैं, तीन अलग अलग कैटेगरी में आपने बनाए। एक आपने बोला हमारे रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं और एक होते हैं अनक्लासिफाइड, मतलब आरक्षित, संरक्षित और जो अवर्गीकृत होते हैं। तो इनमें आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया की बात की गई है, जो संरक्षित वन क्षेत्र है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा आपको संरक्षित प्रकार के वन मिलेंगे।
तो देवास, उज्जैन, ग्वालियर या राजगढ़। याद रखना है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया या आपका संरक्षित वन क्षेत्र की बात करें तो ये सबसे ज्यादा आपको मिलेगा राजगढ़ में। ठीक है, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट है वो कौन से टाइप के हैं, वो है प्रोटेक्टेड टाइप के। ठीक है, कहने का मतलब सिंपल सा है कि राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सभी फॉरेस्ट या पूरे फॉरेस्ट जो हैं वो किस टाइप के हैं, वो प्रोटेक्टेड टाइप के हैं। यहां पर अगर आप परसेंटेज भी याद रखें तो इसका 100% फॉरेस्ट जो है, 100% फॉरेस्ट एरिया जो है राजगढ़ जिले का वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर आता है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं 100% फॉरेस्ट कम्स अंडर प्रोटेक्टेड एरिया या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, वहीं पर अगर यहां पर आपसे मिनिमम पूछा जाता तो मिनिमम भी याद रख लीजिएगा। उज्जैन डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है, मिनिमम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मिलेगा आपको। उज्जैन डिस्ट्रिक्ट के जितने भी फॉरेस्ट हैं उनमें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो 0% है। याद रखना, यहां पर 0% मिलेगा आपको। उज्जैन का कोई भी फॉरेस्ट जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर नहीं आता है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और है यहाँ पर, अगर आपसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं पूछा जाता तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए इसका सबसे बड़ा फॉरेस्ट सर्कल कौन सा है, तब आप आंसर खंडवा याद रखते है ना। खंडवा का सर्कल जो है उसमें सबसे बड़े प्रोटेक्टेड एरिया के फॉरेस्ट है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, व्हेन वाज द लोक वानिकी स्कीम वाज इंप्लीमेंटेड इन होल मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कब, पूरे मध्य प्रदेश में लोक वानिकी योजना की शुरुआत कब की गई। लोक वानिकी योजना के बारे में याद रखेंगे, इसका जो है इसका आपको डायरेक्टली आंसर याद रखना पड़ेगा, वो 2013 में इंप्लीमेंट की गई थी। लोक वानिकी योजना जो है वो 2013 में आई थी और ये 2013 में स्कीम आई है ना। यहाँ पर क्या आया है, ये स्कीम है। और अगर आपसे पूछे कि इसका एक्ट जो है, एक और पॉइंट याद रखना कि लोक वानिकी जो है, लोक वानिकी स्कीम जो है, इसका जो एक्ट आया था, लोक वानिकी एक्ट जो आया था वो कब आया था, तो वो आप याद रखेंगे 2001 में आया था। ठीक है ये बात, और 2013 में भी आप डेट याद रख लगे अगर, तो यहां पर याद रखना है आपको 1 मई 2013 को मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में लागू कर दी गई थी लोक वानिकी स्कीम। ठीक है, लोक वानिकी एक्ट 2001 और स्कीम आई है 2013 में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है आपका, इन विच फील्ड द बसावन मामा स्मृति अवार्ड इज गिवन। मतलब बासवन मामा नहीं है, बसावन मामा है। ठीक है, बसावन मामा स्मृति पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसको मैं बसावन लिखूंगा, ये करेक्ट नाम जो है इनका वो बसावन है। ठीक है, तो बसावन मामा स्मृति पुरस्कार या ये जो है ये किस फील्ड में दिया जाता है, क्या ये एग्रीकल्चर के फील्ड में देते हैं, क्या बिजनेस के फील्ड में दिया जाता है, फॉरेस्ट में दिया जाता है, या इनमें से कोई नहीं, क्या ऐसा कोई पुरस्कार ही नहीं है बसावन मामा स्मृति पुरस्कार। तो याद रखिएगा ये पुरस्कार है, ये अवार्ड है और ये दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ फॉरेस्ट, वन, जंगल के क्षेत्र के लिए। ठीक है, बसावन मामा जो हैं एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुए रीवा क्षेत्र के। ठीक है, ये कहां के थे, ये रीवा क्षेत्र से थे और इन्होंने जंगलों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो ये भी याद रखना है ना, इसलिए इनके नाम पर सरकार ने एक क्या स्टार्ट किया है, पुरस्कार देना स्टार्ट किया है उन्हीं की याद में, इसीलिए ये स्मृति पुरस्कार है ना, उनकी याद में स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन आपके पास एक मेजडी कॉलम है, यहां पर आपको मध्य प्रदेश के अगेन फॉरेस्ट के बारे में कुछ बात की गई है। जैसे यहां पर पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट कितने % एरिया पर है, फिर आपका ट्रॉपिकल मॉइस्ट वेट डेसिडियस कितने पे है, और या फिर ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट कितने पर है। देखो ड्राई डेसिडियस का मतलब होता है शुष्क, ड्राई मतलब शुष्क, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल मतलब उष्ण कटिबंधीय, ड्राई मतलब शुष्क, और डेसिडियस का मतलब होता है पर्णपाती, वो प्लांट या वो ट्रीज जो साल भर में एक बार अपने पत्ती गिराती हैं, या ट्रीज जो अपने पत्ती गिराते हैं उनको अपन बोलते हैं डेसिडियस। तो यहां से आपको पॉइंट याद रखना है कि मध्य प्रदेश में ये जो आपका पहला पॉइंट लिखा है यहां पर, ये है आपका 88.65%। ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश के टोटल फॉरेस्ट का 88.65% जो फॉरेस्ट है वो किसके अंदर आता है, वो आता है ड्राई डेसिडियस के अंदर। ट्रॉपिकल तो सभी है, देखो उष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय। ठीक, और आपको जब ये हमने पढ़ाया था तब ये बताया हुआ है कि उष्ण कटिबंधीय, इवन आपको मध्य प्रदेश की इंट्रोडक्शन की क्लास में भी बताया हुआ है कि किस क्षेत्र को आप उष्ण कटिबंधीय बोलते हो, है ना।
कौन सा क्षेत्र जो होता है वो उष्णकटिबंधीय कहलाता है। मध्य प्रदेश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत क्यों आता है, ये भी रीजन बताया है वहां पर। ठीक है, तो क्योंकि अपने पास ट्रॉपिक्स है, अपने पास क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, और कर्क रेखा होने की वजह से वो क्षेत्र अपना उष्णकटिबंधीय कहलाता है। इसको डायग्राम वाइज समझाया था, अभी इसको आप ये रहने दीजिए। बाकी आपके पास जो लिखा है जैसे मॉइस्ट या फिर वेट, इसको बोलते हैं आर्द्र, इसको क्या बोलते हैं, आर्द्र। ठीक, और इसका मतलब होता है पर्णपाती। ठीक, तो ये भी याद रख लीजिए, हिंदी में भी अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो। और आप ड्राई को बोलेंगे शुष्क। ठीक है, ड्राई हो जाएगा आपका शुष्क, और डेसिडियस का मतलब अगेन पर्णपाती हो जाएगा यहां पर, पर्णपाती। ठीक है, चलिए, और लास्ट आपके पास क्या दिया है फैक्ट, थ्रोन। थ्रोन का मतलब होता है कटीले वन, है ना, यहाँ पर कटीले झाड़ियां वगैरह जो होती हैं उनकी बात की जा रही है। क्या मध्य प्रदेश में ऐसे कटीले वन भी मिलते हैं, तो वो भी याद रखना, वो भी पाए जाते हैं। ठीक, तो अब करेक्शन करते हैं, इसको मैच करते हैं अपन। देखिए, शुष्क पर्णपाती अगर पूछे 88.65% एरिया पर है। आर्द्र या डेसिडियस पूछा जाता तो ये मिलेगा आपको 8.97% पे डायरेक्ट, और जो आपका ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट है ये आपको मिलने वाले हैं 2.38% एरिया पर। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख लेना है ये मेज डी कॉलम को। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट है अपने पास, वेयर इज द लाख फैक्ट्री इन मध्य प्रदेश। मैंने कहा था अभी लाख का जो पौधा है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लाख की फैक्ट्री जो है ये कहां पर है मध्य प्रदेश में, तो इसका फैक्ट का डायरेक्ट आंसर आप याद रखेंगे, ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। लाख फैक्ट्री जो है ये मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और एक बात और यहां से याद रखेंगे कि ये लाख जो होता है, ये लाख जो होता है ये किस काम आता है, लाख का यूज क्या है, तो इससे आप बनाते हैं बैंगल्स वगैरह, इससे चूड़ियां बनाई जाती है। ठीक है, लाख की क्या बनाई जाती है, चूड़ियां बनाई जाती है। और क्या बनाते हो, तो इससे आप खिलौने भी बनाते हो, है ना, टॉयज वगैरह बनाते हो, तो ये इस तरीके से यूज होता है। चूड़ियां और खिलौने वगैरह बनाने में लाख का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन वाज द स्टेट बेम्बू मिशन एस्टैब्लिश्ड इन द मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बांस मिशन की स्थापना कब की गई थी, स्टेट की बात हो रही है, मध्य प्रदेश में स्टेट बेम्बू मिशन कब आया है। ठीक, आपके पास ऑप्शंस जो है विथ डेट दिए हुए हैं। पहला पूछा गया है 3 जुलाई 2013 को, 3 जुलाई 2014, 3 जुलाई 2000 सॉरी जून 2013 और 3 जून 2014। मतलब आपको कंफ्यूज तो करना चाह रहा है दोनों तरीके से, ईयर भी एग्जैक्ट याद होना चाहिए, अदरवाइज आप दो में 50-50 हो जाओगे, और अगर आपको डेट भी एग्जैक्ट याद नहीं है तब भी आप 50-50 हो जाओगे। यहां से याद रखना इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है 3 जुलाई 2013। मतलब 3 जुलाई 2013 को मध्य प्रदेश में स्टेट बेम्बू मिशन की को स्टैब्लिश किया गया था, स्टार्ट किया गया था। ठीक है, स्टैब्लिश की जगह आप स्टार्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है यहां तक। अच्छा, एक बात और याद रख लीजिए कि ये जो बैम्बू ट्री है ना, मध्य प्रदेश में बैम्बू ट्री जो है ये सबसे ज्यादा कहां मिलता है, तो बैम्बू ट्री अगर अपन मध्य प्रदेश में बात करते हैं कि कहां मैक्सिमम मिलेगा, तो एक जिले का नाम आप याद रखेंगे और वो है बालाघाट। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा बैम्बू मिलता है। ठीक है, अच्छा एक बात और है कि मध्य प्रदेश में जो बैम्बू है ये इंडिया का सेकंड बेस्ट क्वालिटी बैम्बू मिलता है ना, क्योंकि सबसे अच्छा बैम्बू जो मिलता है वो अरुणाचल प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में आपको सेकंड बेस्ट क्वालिटी बैम्बू मिलेगा। और दूसरा, ये किस जिले में सबसे ज्यादा मिलता है, तो जिले का नाम आप याद रखेंगे, वो है आपका बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में बैम्बू की फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास, फर्स्ट फॉरेस्ट कॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। फॉरेस्ट कॉलेज की बात कर रहा है कि मध्य प्रदेश का पहला फॉरेस्ट कॉलेज जो है वो किस साल में एस्टेब्लिश हुआ था, तो आप यहां से याद रखेंगे कि वो 1979 में एस्टेब्लिश किया गया था। मध्य प्रदेश का फर्स्ट फॉरेस्ट कॉलेज जो है वो 1979 में एस्टेब्लिश किया गया था। दूसरा पॉइंट आप यहां से याद रखेंगे कि ये है कहां पर, तो अगेन फॉरेस्ट का जब नाम आ रहा है तो यहां पर आप एक पॉइंट और याद रख लीजिए बालाघाट से ही रिलेटेड, कि बालाघाट में मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट कॉलेज है। 1979 में पहला फॉरेस्ट कॉलेज आया, और ये कॉलेज जो है अब ये आपका फॉरेस्ट रेंजर ट्रेनिंग सेंटर भी है, ये फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज भी है ना, यहां से ये भी याद रखना, फॉरेस्ट रेंजर जो कॉलेज है वो यही है आपका। ठीक, 1979 एस्टेब्लिशमेंट डेट ईयर है इसका। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, मध्य प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। मध्य प्रदेश का राज्य वन विकास निगम, मध्य प्रदेश का राज्य वन विकास निगम जो है ये कब स्टैब्लिश किया गया था, तो इसका भी आपको डायरेक्ट ईयर ही याद रखना पड़ेगा, ये है आपका 1975 का। 1975 में मध्य प्रदेश में स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट बोर्ड को स्टैब्लिश किया गया था या कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश हुआ था।
एग्जैक्ट अगर आपसे डेट भी पूछे इसकी, वो भी आप यहां से याद रख लेंगे। इसकी जो डेट है वो है 24 जुलाई 1975, 24 जुलाई 1975, क्योंकि पीएससी ने डेट के साथ में पूछा था। पर बात यह है कि पीछे अगर 75, 76, 77, 78 दिया होगा तब आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाता है कि अगर आपको केवल ईयर याद है वहां पर तब भी आप उसको क्लिक कर लेंगे। ठीक है यहां तक बात। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना चरण पादुका स्कीम इज रिलेटेड टू। चरण पादुका जो आपकी योजना है ये किससे संबंधित है? तो चरण पादुका योजना के लिए आपके पास नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे ये कलेक्टर लिखे हैं, संग्राहक है एक्चुअल में, है ना, तेंदुपत्ता संग्राहक, लाख संग्राहक, भिलावा संग्राहक और महुआ। वे लोग जो जंगल या वनों वाले क्षेत्रों में जाकर इनका संग्रहण करते हैं, इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उनको अपन बोल देते हैं। तो यहां पर याद रखना है कि ये चरण पादुका स्कीम जो है ये किन से रिलेटेड थी। तो पहला पॉइंट, तो अगर इसका क्वेश्चन का आंसर करें तो अपन बात करेंगे कि ये तेंदुपत्ता संग्राहक के लिए थी। चरण पादुका स्कीम जो लॉन्च की गई थी बाय द बीजेपी गवर्नमेंट इन 2018, वो किसके लिए आई थी? वो आई थी तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरी बात याद रखेंगे कि अगर आपको एग्जैक्ट डेट भी याद रखना है तो याद रखना 19 अप्रैल 2018, ये 19/4/2018 को आई, लॉन्च की गई, और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो सिंगरौली से की गई थी। याद रखना इसका जो जहां से इसको स्टार्ट किया गया था वो जिला है सिंगरौली। ठीक है, ये बात हो गई आपकी, सिंगरौली जिले से इसकी शुरुआत है ना। किसने किया था? तो अपने बीजेपी के जो अभी करंट चीफ मिनिस्टर हैं, सीएम हैं, शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने ही इसको लॉन्च किया था या इसी ने इसको शुरुआत किया था। ठीक है, ये बात याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है इन विच ईयर द स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड एस्टेब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो इसका भी आपको डायरेक्ट आंसर याद रखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में ये स्थापना जो हुई है ये 2005 में हुई है। स्टेट का आपका जो बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है ये 2005 में आया था। ठीक है, ये बात आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों को स्पेशली डेट और ईयर वाले क्वेश्चन मैंने या टाइम पीरियड से रिलेटेड अगर अपन बात करें तो वो मेंशन किए हैं। अब अपने प्रीवियस ईयर पेपर अगर उठाकर देखेंगे तो वहां पर भी आप ये देखेंगे कि 50 में से 4 to 5 क्वेश्चन अगेन जो आपके डेट पर आते हैं या ईयर पर आते हैं, जहां पर आपको डायरेक्ट ईयर पूछे होते हैं मध्य प्रदेश में। तो इसलिए ये ईयर वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन भोपाल गैस ट्रेजेडी हैपेंड इन विच डेट या ऑन विच डेट? भोपाल गैस ट्रेजेडी आपको पता होगा कब हुआ था। तो 2-3 सितंबर 1994 को, 2-3 दिसंबर 1984 को, 3-4 दिसंबर सितंबर 1984 या 3-4 दिसंबर 1984। ईयर भी याद होना चाहिए, डेट भी याद होना चाहिए, मंथ भी याद होना चाहिए, क्योंकि यहां पर सभी 50-50 कॉम्बिनेशन में है। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2-3 दिसंबर 1984 को। मध्य प्रदेश में भोपाल गैस त्रासदी जो है वो हुई थी 2-3 दिसंबर की रात को 1984 में। ये एक पॉइंट यहां से हुआ। इसके साथ में कुछ पॉइंट और याद रखेंगे, जैसे इस समय जो ये गैस त्रासदी हुई थी तो यहां पर MIC मिथाइल आइसोसाइनेट का जो है वो गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, दूसरा यहां पर याद रखेंगे आपकी यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी थी, उसमें यह हुआ था। यूनियन कार्बाइड लिमिटेड जो थी वो कंपनी का नाम था, उस कंपनी में यह रिसाव हुआ था। ठीक है, तीसरी बात कि ये कंपनी कहां की थी, किस देश की ये कंपनी थी, वो भी पॉइंट याद रखेंगे यहां पर, वो यूएसए की थी। ठीक है ना। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस समय के जो व्यक्ति 1984 में जब अपने यहां पर भोपाल में ये त्रासदी हुई थी तब के कुछ बड़े डॉक्टर्स या एक बड़े डॉक्टर, उनका मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं अभी, वो डॉक्टर ने उस समय बहुत ज्यादा हेल्प की थी लोगों की उनके उपचार करने में, जिनकी अभी रिसेंटली कोविड में डेथ हुई है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मैंने मेंशन इसलिए किया है। ठीक है ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपने पास टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ मध्य प्रदेश अकॉर्डिंग टू द स्टेट फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, है ना, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का टोटल फॉरेस्ट कवर या टोटल फॉरेस्ट का एरिया कितना है। आपको सभी एरिया किलोमीटर स्क्वायर में दिए हैं, स्क्वायर किलोमीटर में दिए हुए हैं। 77,482, 77,492, 7782 या 94689। तो आप इसका आंसर याद रखेंगे, जो 2021 की रिपोर्ट हमें बताती है 77,492 स्क्वायर किलोमीटर मध्य प्रदेश का टोटल फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, और ये फॉरेस्ट कवर जो है ये 25.14% एरिया पर है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे।
25% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्र पर अभी फॉरेस्ट जो है वो वनाच्छादन है, तो आप यहां से बताएंगे कि वो 25.14% है। ये भी याद रखें और एक चीज याद रखेंगे कि ये 2021 का डेटा है, 2021 का डेटा है। हर 2 साल में रिपोर्ट पब्लिश होती है। अब 2023 की जब रिपोर्ट आएगी तब आपको इसका करेक्ट अपडेटेड या इसका करंट डेटा बताया जाएगा, लेकिन ये 2021 का है। अगर हम 2019 की बात करते, इससे पहले वाली रिपोर्ट की बात करते हैं, तो वो था आपका इससे 11% कम या 11 स्क्वायर किलोमीटर कम, परसेंट नहीं 11 स्क्वायर किलोमीटर कम, मतलब 77,482। ये 492 लिखा, कई बार ये 493 भी मिल सकता है आपको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में है, इसे किस वर्ष स्थापित किया गया है? तो अपने यहाँ का स्टॉक एक्सचेंज मध्य प्रदेश का जो है, पहला क्वेश्चन का आंसर आपको ऊपर से ही मिल चुका है ना। मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जो है ये कहां पर है, तो आप यहां से आंसर कर देंगे कि वो इंदौर में है, पहला पॉइंट। ईयर पूछा है कब स्टेब्लिश हुआ था, तो ये स्टेब्लिश हुआ है जब हम आजाद नहीं हुए थे या मध्य प्रदेश अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं था, 1930 की बात है ये। 1930 इसका आंसर मिलता है, लेकिन बहुत सी बुक्स वगैरह में इसका आंसर आपको 1948 भी मिल रहा है। कोई बात नहीं, आप 1930 याद रखें, ज्यादा अच्छा यही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास, डायमंड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द रिवर ऑफ पन्ना। मध्य प्रदेश के पन्ना क्षेत्र से मिलने वाला जो डायमंड है वो कौन से आपकी नदी से मिलता है? यहां पर रिवर्स के नाम लिखे हैं, भागेन रिवर है, पन्ना रिवर है, यमुना रिवर है या मोरहर रिवर है। तो याद रखिएगा, यमुना रिवर मध्य प्रदेश में है नहीं, पन्ना रिवर का आप नाम जनरली नहीं सुनते हैं, मोरहर रिवर नहीं, मनोहर करके एक नाम है वो है, लेकिन ये भी रिवर नहीं। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है भागेन नदी, भागेन रिवर जो है। इस भागेन रिवर से मध्य प्रदेश में क्या मिलता है, इस बोला जाता है कि नदी के पानी में कई बार हीरे आ जाते हैं, क्योंकि जमीन में है, जमीन में से थोड़ा पानी के साथ में ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक तो भागेन नदी याद रखें, फिर याद रखना कि ये जो पन्ना है, पन्ना इसलिए लिया था क्योंकि पन्ना जो है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट भारत में हीरे के एक्सकवेशन के लिए, है ना, मतलब उत्खनन के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, तो जो हीरे का उत्खनन होता है, हीरा कहां से निकलता है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हीरा उत्पादन जो होता है वो पन्ना डिस्ट्रिक्ट से होता है। और किस किस से होता है, तो ये याद रख लें कि पास में सतना भी है, सतना से भी होता है। और इसके पास में कौन है, तो उसके पास में छतरपुर भी है, तो छतरपुर से भी होता है। ठीक है, 2-3 नाम याद रखें। यहां से मध्य प्रदेश में हीरे का उत्खनन किया जाता है। हीरे के उत्खनन में मध्य प्रदेश पहला स्थान है ना। मध्य प्रदेश का जो प्लेस है वो मध्य प्रदेश हीरे के उत्पादन में पहले नंबर पे है। ठीक है, ये भी बात याद रखना है, मध्य प्रदेश में हीरे का उत्पादन देश में प्रथम स्थान पर, उत्पादन में देश में प्रथम। ठीक, अच्छा ये बात हुई। तो अब एक बात और बता दीजिए साथ में यहां पर कि ये जो हीरे का उत्पादन या उत्खनन किया जाता है वो कौन करता है? तो यहां पर याद रखेंगे आप, ये जो एनएमडीसी करता है। कौन करता है? एनएमडीसी। इसका मतलब है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है क्या ये बात? ये जो संस्था है, ये संस्था जो है ये मध्य प्रदेश से हीरे निकालने का काम करती है, या मध्य प्रदेश के जो आपका जहां जहां पर हीरा मिलता है वहां से उत्खनन करने का काम एनएमडीसी का है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, है ना, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इवन एनएमडीसी वाला, ये भी बात याद रखना। एनएमडीसी जो है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कंप्लीट बैन इंप्लीमेंटेड ऑन टाइगर हंटिंग इन मध्य प्रदेश? पहले राजा महाराजाओं का टाइम पीरियड था, राजे रजवाड़े थे, यहाँ पर रियासतें चलती थी, राजा अपने शौक के लिए, मतलब अपनी एंटरटेनमेंट के लिए जंगलों में जाते थे और वहां पर वन्य प्राणियों का क्या करते थे, शिकार करते थे। लेकिन जब भारत में ये मुहिम चलने वाली थी कि अब हम टाइगर, सेव टाइगर वाली बात थी जब, कि अब टाइगर बचाओ, तब हमने 1970 में, कब? 1970 में मध्य प्रदेश में टाइगर के ऊपर जो शिकार किया जाता है उसका, उसकी हंटिंग पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसका आप 1970 याद रखेंगे। अब इसको सुनिए, रिसेंटली नई दुनिया करके एक पेपर है, आपको पता होगा, उस पेपर ने इसका आंसर जो दिया है वो दिया है 1971। ठीक, उसमें पहली हेडलाइन में लिखा हुआ था कि मध्य प्रदेश में जो है टाइगर में जो बैन लगा हुआ था वो 1971 से लगा है। ठीक, तो ये किसके अकॉर्डिंग है? ये है अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर।
पर अब मैंने क्यों बता दिया आपको, देखो न्यूज़पेपर की तो बात अभी अपन करेंगे नहीं, है ना, वो भी दैनिक भास्कर जैसा पेपर या द हिंदू वगैरह पेपर तो है नहीं, तो पर फिर भी कभी बाई चांस 1970 ऑप्शन में नहीं मिलता है तो और 1969 और 71 मिलता है, तब आप कोशिश करिएगा 71 क्लिक कर जाएं आप, ठीक है, क्योंकि ये पेपर में आ चुका है तो हो सकता है 1971 हो, ठीक। चलिए, पर 1970 इसका अभी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश के किस भाग में खनिज संपदा अधिक है, क्वेश्चन पूछा गया है किस भाग में खनिज संपदा अधिक है। आप इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो आंख बंद करके कर सकते थे। मध्य प्रदेश को अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का जो ईस्टर्न और साउथ ईस्ट वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये वाला, और स्पेशली इसमें भी अगर अपन बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला, ये खनिज संपदा से बहुत ज्यादा रिच है, रिच इन मिनरल है। तो हम यहां पर बात करेंगे इट इज ईस्ट साउथ, मतलब आप इसको बोलेंगे आपका पूर्वी दक्षिणी भाग जो है इसमें आपको क्या ज्यादा मिलेंगे, मिनरल ज्यादा मिलते हैं। बालाघाट का नाम आता है, बालाघाट, और उसके पास में छत्तीसगढ़, तो ये सब बहुत ज्यादा फेमस थे मिनरल्स के लिए, अभी भी हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान की साड़ियां प्रसिद्ध है। तो हम बात करेंगे कि यहां पर ऑप्शन देख लीजिए, चंदेरी, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल। मध्य प्रदेश में चंदेरी की साड़ी बहुत फेमस है, और साथ में एक डिस्ट्रिक्ट और याद रखेंगे, एक जगह का नाम और याद रखेंगे, और वो है महेश्वर, ठीक है। तो आप एक चंदेरी का नाम याद रखें, चंदेरी की साड़ियां बहुत फेमस है, और एक साथ में और नाम याद रख सकते हैं यहां से कि महेश्वर की साड़ियां जो है वो भी बहुत फेमस है, ठीक है, महेश्वर की साड़ियां जो है वो भी, ठीक, ये दोनों फेमस है मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना, कागज, नोट छापने के कागज का कारखाना है ना, यहां क्वेश्चन पढ़ेंगे नोट प्रिंटिंग पेपर मिल, ठीक। इसी का दूसरा नाम जो है, इसका दूसरा नाम है सिक्योरिटी पेपर मिल, इसका दूसरा नाम क्या है, सिक्योरिटी पेपर मिल बोला जाता है इसको, इसको बोला जाता है सिक्योरिटी पेपर मिल, एसपीएम बोलते हैं इसको, एसपीएम शॉर्ट में, एसपीएम कहां है, तो वर्तमान में ये जो है ये होशंगाबाद में है, नर्मदापुरम बोल सकते हैं आप चाहे तो। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आपको सिक्योरिटी पेपर मिल मिलेगी। यहां पर हमारे जो करेंसी नोट होते हैं उनको छापा जाता है, मतलब पेपर बनाया जाता है। अच्छा, ईयर भी याद रखें साथ में, 1968 है ना। उद्योग वगैरह जब आप पढ़ते हैं, जब आपको इंडस्ट्रीज वगैरह बताई जाती है, वहां पे बताते हैं कि एसपीएम जो है वो 1968 में एस्टेब्लिश हुआ था, राइट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, यहां पर कागज वर्ड यूज किया गया है ना। चलिए, हमने डायरेक्टली इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा कागज बनाने का। अब हम बात कर रहे हैं कि करेंसी छापने का कारखाना कहां है। तो मध्य प्रदेश में करेंसी कहां पर छापी जाती है, तो याद रखना देवास में, है ना। जो करेंसी छापी जाती है वो कहां छापी जाती है, ये देवास में है आपकी। अब ये देवास वाला जो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है आपकी, इस प्रिंटिंग प्रेस में पहला पॉइंट याद रखेंगे यहां से आप कि ये कब स्टेब्लिश हुई थी, तो ये 1974 में स्टेब्लिश होती है, ठीक है। स्टेब्लिशमेंट कब है इसका, 1974 का, ठीक। तो ऐसा याद रख सकते हैं कि पिछला वाला जो क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था वो 1968 था, 1968 में अपन ने पेपर बनाने का कारखाना एस्टेब्लिश किया, और 1974 6 ईयर के बाद अपन ने वहां से प्रिंटिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, एक बात और याद रख लीजिए यहां पर कि ये जो प्रिंटिंग प्रेस है, यहां पर जो पैसा जो है वो 20 रुपए से ऊपर के जो नोट हैं वो छापे जाते हैं, ठीक है। या इसको ऐसे लिखेंगे, ऊपर लिखने की बजाय 20 रुपए से अधिक मूल्य वाले, 20 रुपए से अधिक मूल्य वाले जो नोट हैं उनको यहां पर छापा जाता है, मूल्य वाले नोट को यहां पर प्रिंट किया जाता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। किसी को इस क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं पता हो तो वो बेसिक भी अभी पढ़ें एक बार अच्छे से, क्योंकि काली मिट्टी का क्षेत्र मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है ना। याद रखना, मध्य प्रदेश के टोटल क्षेत्र के 47%, 47% एरिया पर जो है वो आपको कौन सी मिट्टी मिलने वाली है, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल मिलती, ठीक है। सबसे ज्यादा जो मिलेगा आपको ब्लैक सॉइल 47% पे मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम क्या था। क्यों पूछा गया है ये क्वेश्चन यहां पर, क्योंकि मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में जब आप एक रिवर का नाम पढ़ते हैं जिसका नाम है तमसा रिवर, जो आपके रीवा सतना वाले क्षेत्र से प्रवाहित होती है, इसी रिवर के किनारे वाल्मीकि जी का आश्रम है, और ये वाल्मीकि जी जो है इनके बचपन का नाम रत्नाकर था, है ना। याद रखना, वाल्मीकि जी के बचपन का नाम क्या था, रत्नाकर। कंफ्यूज इसलिए होंगे क्योंकि जो ऑप्शंस है ना वो बहुत क्लोज हैं, है ना। रत्नाकर, रत्नाभ, रत्नसेन, रत्नेश, इनका नाम रत्नाकर था, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, देवी अहिल्या के पति का नाम क्या था, है ना। हु वाज द हस्बैंड ऑफ देवी अहिल्या। याद रखना, इनमें से भी डायरेक्ट, अब अहिल्या देवी का तो मध्य प्रदेश में स्थान भी है ना। देवी अहिल्या का तो यहाँ पर नाम भी आता है, राम भगवान ने जिनका उद्धार किया था। तो याद रखना, ऋषि गौतम, ठीक है। ये ऋषि गौतम जो है वो महान ऋषि अत्रि जो थे, उनके पुत्र थे, ये ऋषि अत्रि के पुत्र हैं ये,
ठीक, तो गौतम ऋषि जो हैं, गौतम ऋषि के ये वाइफ थी देवी अहिल्या। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये करंट से रिलेटेड अभी अभी हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया है, 7वां अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया है। 7th इंटरनेशनल धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस कहां पे की गई है? तो याद रखना है ये भोपाल में आयोजित की गई थी, है ना। ये कहां पर आयोजित की गई थी? भोपाल में। इसका डायरेक्ट आंसर आप याद रखेंगे, भोपाल में आयोजन हुआ है। ठीक है, यहां तक बात। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और ये एक पॉइंट यहां पर याद रख सकते हैं कि ये जो धर्म सम्मेलन जो था ना, इसका जो इनॉग्रेशन जो किया था, उद्घाटन करने के लिए स्वयं कौन आए थे? तो यहां पर आए हैं राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी आई थी, उनके द्वारा यहां पर शुभारंभ किया गया था। ठीक है, किसने किया था उद्घाटन? तो इन्होंने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहां आयोजित किया है? ठीक है, तो याद रखना आप इस क्वेश्चन का आंसर फ्लोटिंग फेस्टिवल देखकर, हो सकता है कि इसका आंसर अगर आप थोड़ा जानते हैं तो खंडवा कर देंगे, लेकिन नहीं, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है मंदसौर। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहां पर किया गया था? तो ये किया गया था गांधी सागर डैम पर। ठीक है, गांधी सागर डैम जो है चंबल रिवर पर है, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल। और इवन मध्य प्रदेश का नहीं, ये एशिया का पहला माना जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंदिर और उसके परिसर को शून्य अपशिष्ट क्षेत्र बनाने की पहल की गई है? क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर विच टेम्पल द इनिशिएटिव इज टेकन टू मेक द टेम्पल एंड इट्स प्रीमाइस अ जीरो वेस्ट एरिया। मतलब किस ऐसे मंदिर के बारे में बोला गया है कि उसका मंदिर और पूरा उसका जो क्षेत्र है, मतलब उसका जितना बड़ा प्रांगण है, उनको सभी को अपन जीरो अपशिष्ट या जीरो वेस्ट पर ले जाना है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो है वो महाकालेश्वर टेम्पल है। ठीक है, महाकालेश्वर टेम्पल की जो समिति है ना, महाकालेश्वर मंदिर की जो ये समिति कमेटी है, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम महाकालेश्वर टेम्पल को अब जीरो वेस्ट पर लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, वेयर वॉज दी जैविक महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड टू इंकरेज ऑर्गेनिक फार्मिंग? ठीक है, जैविक कृषि को करने के लिए या जैविक कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए कहां पर आपका जो है जैविक महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इसको इंदौर में आयोजित किया गया है। कहां पर आयोजित किया गया है इसको? इंदौर में। जैविक कृषि का जो आपका ये एक सम्मेलन हुआ है, जिसको आप जैविक महोत्सव कह रहे हैं, ये इंदौर में ऑर्गेनाइज हुआ था। ठीक है, अच्छा एक मिनट, ये इंदौर की जगह धार हो गया है, थोड़ा सा इसको आप देख लीजिएगा, ऊपर नीचे हो गया, नरसिंहपुर ऊपर हो गया, ऊपर, चलो कोई बात नहीं, आपको हिंदी इंग्लिश समझ में आती है इसलिए इसको मैं हटा देता हूं यहां से, ये मिसमैच हुआ है थोड़ा सा इसलिए हटा रहा हूं। क्लियर है, आप इंदौर याद रख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर जो है जैविक कृषि वाला इंदौर है। ठीक है, यहां तक बात। तो ये क्वेश्चंस देखिए, इनसे रिलेटेड फैक्ट्स हमने जो लिखे हैं वो देखिए, और थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।